उसमें कंपटीशन में, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऑर्डर जारी कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब ये कह दिया गया हुकूमत की जानिब से कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होंगे, लेकिन इतनी कम मुद्दत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन किस तरह कराए जाएंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के वस्त में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, हाजी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो अप्रैल में ही दे दी जाएंगी, लेकिन देने से क्या उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी और ख़ास तौर पर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो रिजल्ट्स होंगे क्या उनको अपोजिशन तस्लीम करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बढ़ के जहाँ बात होती है प्रैक्टिस की कि एक कानून तो बन गया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाए जा सकें। और ख़ास तौर पर पंजाब में जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाएगा बल्दियाती इलेक्शन के लिए, और अभी जिसकी तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी और इतने कम मुद्दत में ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा। और अगले हफ्ते ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो ईवीएम फराहम करना शुरू कर दिया जाएगा और अप्रैल तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा सारे मामले को। लेकिन अब अमली इस्तेमाल होना और इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए एक हकीकत में तब्दील होना, ये मुख्तलिफ बातें हैं। और सबसे बढ़ के जिस तरह मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को अपोजिशन किस तरह से तस्लीम करती है या नहीं करती, या फिर एक और पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। हुकूमत किस हद तक तैयार है और क्या हुकूमत वाक़तन ये समझती है कि इतनी कम मुद्दत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए बल्दियाती इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन जो है वो कामयाब हो जाएगा या नहीं। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के अमले को तरबियत के लिए भी ईवीएम मशीनें मुहैया की जाएंगी। ये भी शिबली फराज ने कहा कि अब अगले हफ्ते से ही हम चाहेंगे कि इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं। लेकिन साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो पाएगी। और पंजाब में भी ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद की तो बात हुई, लेकिन पूरे पंजाब में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही इलेक्शन कराए जाएँ। केपीके में जो बात कर रहे हैं हम, वफाकी वजीर का ये भी कहना था कि जो केपी में मुस्तरदशुदा वोट है उनकी तादाद तकरीबन 2,34,000 है, और एक ये जो ज़ाया शुदा वोट्स हुए थे, ज़ाहिर है इनकी जो तादाद थी वो विक्ट्री मार्जिन से भी ज़्यादा थी। अब केपीके के नताइज पे उन्होंने कहा कि ताख़ीर से मिले, क्योंकि केपीके के रिज़ल्ट्स ऐसे थे जो हुकूमत के लिए बहुत अलार्मिंग थे। हुकूमत के लिए सिचुएशन एक बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल थी कि ऐसा सूबा जहाँ पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, जहाँ 9 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, वहाँ के अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। क्या ये ईवीएम को इस्तेमाल करने का ये कारगर साबित होगा? इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी अगले हफ्ते से हम ईवीएम मशीनें देना शुरू कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। सवाल ये है कि इतनी कम मुद्दत में ये कैसे हो पाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम के जरिए हों? जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये अपनी रजामंदी का इजहार किया था कि हम जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद, जो है इस्लामाबाद में मेयर का इलेक्शन होना है मई में, तो उस पर उन्होंने कहा था ठीक है आप 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बंदोबस्त कर दें, तो हम मई में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मेयर का इंतखाबात एज ए पैलेट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी पेशकश इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने की थी, और शिबली फराज साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, तो उसमें यह तय पाया गया था कि हम मेयर का वो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवा देंगे। और हमारी इतला के मुताबिक मेरे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने बाकायदा एक रोड मैप जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दिया है। अच्छा। जिसमें कहा है कि जनाब मेयर के इलेक्शन के लिए, हाँ मेरे पास लेटर मौजूद है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को। उसमें उन्होंने कहा है कि जब आप हमें मई अप्रैल तक से पहले हम सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको मुहैया कर देंगे, और जो कुछ आपकी डिमांड है वो पूरी कर देंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस खत के जवाब के मुताबिक अपना भी रोड मैप देना है, लेकिन असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रजामंदी का इजहार कर चुका है कि हम मेयर का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करा देंगे, और इसके लिए कोई खास ऐसी बात तक नहीं आएगी जिसमें कोई रिकॉर्ड पैदा हो, तो आप हमें मशीनें प्रोवाइड कर दें। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने खत लिखा आज, उन्होंने कहा है कि आप इसको टेंडर दे दें, टेंडर देने के बाद जो कंपनी जो भी आना चाहेगी उसमें
लिमिटेशन में, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऑर्डर जारी कर गए। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस खत का जवाब देना है कि टेंडर देना है, या और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को कहना है कि आप ही हमें खरीद कर दे दें। ये अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अपनी रजामंदी है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ जो भी उनकी मुज़ाकरात चलेंगे। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि आप बेशक्ल आप बेपनाह इस मामले में दबाव तो नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर, लेकिन चूंकि कानून साजी हो चुकी है ना, कानून साजी होने के बाद तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अमल तो करना ही है। तो मेरा अपना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मेयर के इंतखाबात जो है इस्लामाबाद में खासतौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हो जाएंगे। लेकिन जहां तक पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मुश्किल पेश आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है और उसके लिए जो इंतजाम करना इन हालात में वक्त बहुत कम रह गया है, तो मुश्किल नजर आता है। लेकिन इस्लामाबाद में जब करवा देंगे तो उसका असर पड़ेगा आइंदा जनरल इलेक्शन को। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को मिल जाती हैं। उसके बाद तरबियत का अमल है कि तरबियत कौन फराम करेगा, किस तरह होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इस्तेमाल किस तरह करवाना है, तो उसके लिए ये जो मुद्दत है अभी फ़िलहाल 2 माह की भी नहीं है, तो वो मतलब काफ़ी होगी। देखो, इसमें बात यह है कि मई के लिए अभी तकरीबन 4.5 महीने हैं। अभी वो 4.5 महीने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आ जाएंगे। स्टाफ थोड़ा ही है उनका। 100 तो यूनियन काउंसिल है ना, इस्लामाबाद के मेयर के इलेक्शन में 100 यूनियन काउंसिल हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली प्रोफाइल के लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने में। जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो 100 जो 3900 असल तो 32 चाहिए, 500 तो रिजर्व रख रहे हैं, तो 32 मशीन है, तो हर पोलिंग बूथ पर 2 रखी जाएगी। तो वो तो ट्रेनिंग दे देंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग अकेडमी है, तो ट्रेनिंग अकेडमी भी हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी भी तावन करेगी, नादरा भी तावन करेगा और नस्ट जो है वो भी तावन करेगा। तो नस्ट हो गया और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगी, IT की मिनिस्ट्री हो गई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो गया और नादरा हो गया, तो ट्रेनिंग तो हो जाएगी। वो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन हमें खुशी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मेयर का इंतखाब हो जाए, बाकी पब्लिक को भी पता चल जाए, गवर्नमेंट को भी पता चल जाए कि इसमें क्या क्या। और इलेक्शन कमीशन में अपनी जो है ख्वाहिशात दूर करने की पोजीशन में है, तो ये अच्छी खुशैन कदम है मेरा ख्याल में। इस पर अमल दरामद करना चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए। कुव्वत शाह साहब का ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप कह रहे हैं कि ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि अच्छा है कि मेयर के इंतखाब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो ही जाए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं और जो लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो भी हो जाएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि अब ये 3 से 4 माह के अरसे में किस तरीके से ये मुमकिन होता है और इससे अच्छे रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। खबर एक अहम बड़ी और अफसोसनाक खबर है दादू। हमने देखा कि पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटी की तालबात थे उनकी ख़ुदकुशी के हवाले से बड़ी ख़बरें सामने आई और ये अब तीसरी तालबा है सूबा सिंध में दादू में पीपल्स मेडिकल कॉलेज शहीद बेनज़ीर आबाद की, जिसने अपने घर में मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की। और पुलिस ये कहती है कि कोई शख्स इसको ब्लैकमेल कर रहा था। इसका एक ख़त भी सामने आया और एक शख्स था जो कि एक झूठा निकाहनामा बनवा कर ब्लैकमेल कर रहा था और अकाउंट के ज़रिए पैसे भी मंगवा रहा था। तो असमत का मामला हुआ क्या और अब तक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की क्या सामने आई है, इसी पर हम बात करेंगे। शराज पठान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शराज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि असमत के वालिद ने क्या बताया था, क्या मामला क्या हुआ था, असमत ने क्यों खुदकुशी की थी, और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, तो वो क्या कहती है? सुमैया, ये ज़िला दादू का एक छोटा सा शहर है, सीता रहमानी नगर गांव टाइप ये शहर है। वहाँ पे ताजिर हैं जमील तूर, उनकी बेटी डॉक्टर असमत तूर जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह की 4th ईयर की स्टूडेंट हैं। उन्हें तकरीबन 2 साल से एक 45 साल शख्स जो उन्हीं के मोहल्ले का था, मोहम्मद शमन सोलंगी, जो रिटायर्ड फ़ौजी है, वो उसे जो है मुसलसल ब्लैकमेल करता रहा। उसने जो है वो झूठा निकाहनामा तैयार करवाया और मकामी जो पेश इमाम है उसके ज़रिए 2 गवाह भी उसमें शामिल किए और इनसे जो है वो जो ट्रांजैक्शन बताई जा रही हैं इजी पैसा की, वो तकरीबन 1,80,000 के करीब जो है वो उसे बटोर भी चुका था। जब असमत ने जो है वो मुसलसल इसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इसका मोबाइल ब्लॉक पर लगाया, तो उनकी जो अहलियाँ हैं मोहम्मद शमन की नईमा, उसके नंबर से वो नईमा जो है वो उसे तंग करती रही। और फिर जब इन्होंने मुकदमा आज से तकरीबन 4 रोज़ कबल दर्ज करवाया, तो जो मशीनरी है हुकूमत की, जिसमें पुलिस भी आ जाती है और
दीगर इदारे भी आ जाते हैं, वो इतनी सुस्त रवि का शिकार रहे कि ये इसी दौरान जो है मुसलसल मोहम्मद शमन और उसका छोटा भाई और दीगर जो हैं वो मुलजिमान इन्हें मौतमार धमकियां देते रहे, और संगीन नताइज की जब धमकियां मिलना शुरू हुई तो फिर डॉक्टर असमत जो है वो उसने मौत को गले लगाना। अभी कितने अफराद गिरफ्तार हुए हैं शराज इस तमाम तर सूरत हाल में? हो रही थी जी, डॉक्टर असमत का जो भाई है नादिर जमील, उसने 7 मुलजिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया। 4 पहले करवाया थे जिसमें जो है ब्लैकमेलिंग की मामला सामने आए थे, और उसके बाद फिर इसमें 3 शामिल किए गए जिसमें मरकज़ी मुलजिम जो है वो अब तक फ़रार है। नईमा जो है वो गिरफ़्तार की जा चुकी हैं। 2 जो एक गवाह है और निकाह ख्वां वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। मकामी अदालत से 2 और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद और SSP जो है एजाज शेख दादू के, वो अभी कुछ देर पहले जो हैं वो इनके अहले खाना के पास पहुंचे हैं। ठीक है, मरकजी मुलजिम अभी तक फरार है, गिरफ्तार है। मैं शराज पठान मजीद भी आपसे बात करूंगी, एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं दादू की रिहायशी असमत तूर की मुबैना खुदकुशी के मामले के हवाले से। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया, कई मुलजिमान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ब्लैकमेल करने वाला शख्स मरकजी मुलजिम अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। और इसी इलाके की एक और तालिबा ने 2 माह कबल ही पंखे से लटक के खुदकुशी की थी, जिसको इसके वालिद ने खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया था। और इससे पहले भी हमने देखा था कि एक और तालिबा, मेडिकल कॉलेज की एक तालिबा थी निमृता, जिसकी खुदकुशी का मामला सामने आया और जिस पर बहुत शोर भी उठा, और उसके घर वालों ने भी इसको खुदकुशी नहीं माना था और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था किसी ने निमृता को कत्ल किया है। तो इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं, और तमाम ये लड़कियां जो हैं वो मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं। खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ रहा है, क्या वजूहात हैं, और पुलिस अब तक क्या कर पाई? अगर हम पिछले 2 केसेस की बात करें तो शराज, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपने कहा कि 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, मरकजी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि पिछले केसेस जिनका मैंने जिक्र किया, जिनमें एक तालिबा नौशीन और निमृता कुमारी, उनके केसेस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं चल पाता, कि फॉलोअप नहीं हो पाता कि हुआ क्या है फिर इन केसेस के बारे में। सुमैया, जो डॉक्टर निमृता चंदानी का केस था उसकी तो जो जुडिशल रिपोर्ट है वो सिंध गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसको अदालत की जानिब से ये कहा भी गया था कि आप रिपोर्ट ले सकते हैं, और उन्होंने ऑफिशियली लिखा भी, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई है। और जो डॉक्टर नौशीन काजमी के वालिद सदाकत अली शाह साहब हैं, दादू के रिहायशी, उनकी जानिब से केस को जो है वो उस तरह से परसू ही नहीं किया गया। ये सारे मामला, ये जो फैमिली है डॉक्टर असमत जमील तूर की, इन्होंने तो क्लियरली बता दिया कि उस बच्ची को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब देखें कि चंद वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो बात को नहीं छुपाते और वो मामले को मंजर आम पर ले आते हैं, लेकिन चंद जो है फैमिलीज़ हाई प्रोफाइल केसेस को जो है वो मुआशरे में इस तरह से डिस्कस करते हुए भी डरते हैं। शायद यही वजह है कि डॉक्टर निमृता चंदानी की और डॉक्टर नौशीन की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर जो है वो अब तक नहीं आ सकी है। लेकिन ये जो केस जो है ये हमारे सामने आया है, इसमें देखें आपके 4 रोज़ कबल जो है इस हलाकत से FIR भी दर्ज होती है, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है पुलिस मरकज़ी मुलजिमान को गिरफ़्तार नहीं करती और वो धमकियां जो हैं देते रहते हैं खुलेआम। और उसके बाद जो है वो इस तरह से ये चीफ़ जस्टिस ने नोटिस लिया है। DIG पीर मोहम्मद शाह, SSP जो है वो इस वक्त सीता में मौजूद हैं, वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। 13 तारीख को तलब किया गया है रिपोर्ट समेत। अब क्या रिपोर्ट देते हैं? शराज, एक लड़की अपनी जान से चली गई, उसने पुलिस की मदद भी लेने की कोशिश की, उसने FIR दर्ज करवाई। उस FIR दर्ज कराने पर क्या कानून हरकत में आया था? क्या कोई छापे मारे गए थे? क्या उस शख्स को पकड़ा गया था जो इतने अरसे से असमत तूर को ब्लैकमेल कर रहा था? जी बिल्कुल, पुलिस अगर बेहतरीन तरीके से हरकत में आ जाती तो शायद ये वाक़या जो है होने से रोका जा सकता था। आप ये देखें कि जब मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे जो इस हलके के MP हैं, जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और MNA हैं, वो ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि हम जो है मुसलसल डॉक्टर असमत जमील तूर की फ़ैमिली के साथ राब्ते में हैं और 2 दफ़ा मिल भी चुके हैं। हालांकि उनकी फ़ैमिली कहती है कि कोई भी हमसे नहीं मिला, ना ही किसी ने हमसे राब्ता किया। तो सफ़ेद झूठ जो है वो TV पर भी बोले जाते हैं। और ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर
पुलिस का हो, जुडिशरी का हो और दीगर मुतल्लिका महकमों का हो, वो इतना कमज़ोर है कि लोग जो हैं अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए मौत को गले लगाना जो है तरजीह समझते हैं, न कि जो है वो अगर इदारे हरकत में आ जाते तो शायद ये वाक़या जो है ना होता और डॉक्टर असमत जो है वो अपने आप पर जो है फायर करके अपनी ज़िंदगी का जो है वो दिया ना बुझाती। लेकिन जो पुलिस है वो अब वाक़े के बाद जो है वो हरकत में आई है। उन्होंने निकाह ख्वाह को भी गिरफ़्तार किया, उन्होंने जो है वो गवाह को भी गिरफ़्तार किया जो झूठा था, और जो ब्लैकमेल करने में मुआवनत कर रही थी अपने शोहर की नईमा सोलंकी, उसको भी जो है गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन अगर यही चीज़ें इस वाक़े से पहले हो जाती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। जाहिर है ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हम बाद में बात करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, जब कोई अपनी जान से चला जाता है तो फिर इंक्वायरीज़ भी होती हैं, नोटिस भी होते हैं और कमेटियाँ भी बनती हैं। शराज खान, बहुत शुक्रिया, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।